नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सिंक्रोनस मशीन, अब मशीन सेकंड आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मशीन सेकंड में जो है मशीन सेकंड ठीक है, मशीन सेकंड में सिंक्रोनस मशीन आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आज हम सिंक्रोनस मशीन की संरचना के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसकी संरचना क्या होती है, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, उसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो संरचना का मतलब है कि उसके पार्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए सिंक्रोनस मशीन की जो संरचना होती है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक आपका स्टेटर होता है, क्या होता है, रोटर होता है। रोटर घूमने वाला पार्ट होता है। ठीक है, रोटर क्या होता है, घूमने वाला। स्टेटर क्या होता है, आपका स्थिर पार्ट होता है, जो कि घूमता नहीं है। ठीक है, एकदम स्थिर रहता है। अब सिंक्रोनस मशीन में इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं कि स्टेटर पे हमारा जो आर्मेचर होता है वो स्टेटर पे होता है, जबकि हमारा जो मैग्नेटिक पोल होता है वो रोटर पर होता है, यहाँ पे। ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे। जबकि इससे पहले डीसी मशीन में आपको पढ़ाया गया है कि पोल जो है स्टैटिक पार्ट पे होता है और आर्मेचर जो है रोटेटिंग पार्ट पे होता है। तो वो छोटे मशीन के लिए होता था, लेकिन ये बड़े मशीन के लिए जो है स्टेटर या फिर आर्मेचर को हम स्टैटिक पार्ट पे रखेंगे, और जबकि पोल को हम क्या करेंगे, जो है रोटेटिंग पार्ट पे रखेंगे। पोल हमारा हल्का होगा और स्टेटर हमारा काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, वजन होगा, जिससे एक उचित वोल्टेज का प्रोडक्शन कर सकें उस आर्मेचर के माध्यम से। ठीक है, तो स्टेटर में कौन कौन से पार्ट होंगे, तो स्टेटर फ्रेम होगा। स्टेटर फ्रेम आपका जो है किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, स्टेटर फ्रेम किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। और ये स्टेटर का सबसे बाहरी पार्ट होता है। ये स्टेटर का क्या होता है, सबसे बाहरी पार्ट होता है। और अपने अंदर स्थापित होने वाले जैसे आर्मेचर कोर को, आर्मेचर वाइंडिंग को ये क्या करता है, सपोर्ट भी प्रदान करता है। क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। समझ में आया। और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि अंदर उसके जो है स्थापित होता है ना, जो हमारा स्टेटर कोर होता है, आर्मेचर कोर होता है, वो अंदर क्या होता है, स्टेटर फ्रेम के अंदर स्थापित होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको प्रोटेक्शन भी क्या करता है, प्रदान करता है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है स्टेटर कोर। स्टेटर टीथ आपको जानते हैं, स्लॉट्स से बना होगा, स्लॉट्स के जस्ट बगल में टीथ होगा। समझ में आया। दो स्लॉट्सों के बीच में जो हमारा मेटल पाया जाता है उसी को हम टीथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसी को किसके नाम से जानते हैं, टीथ। और टीथ के दोनों साइड में स्लॉट्स होते हैं, और दोनों स्लॉट्स के बीच में ही क्या होता है, टीथ होता है, दांत जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारी दांतों के बीच में जो गैप होता है वो स्लॉट्स हो गया, अब दांत तो हो गया हमारा, क्या हो गया, टीथ हो गया। तो कुछ इस तरीके से जो है अंदर स्लॉट्स बना होता है। स्टेटर स्लॉट्स हो गया, टर्मिनल बॉक्स हो गया। भाई सिंपल सी बात है, सबसे बाहरी पार्ट पे क्या होगा, हमारा टर्मिनल बॉक्स भी होगा। ठीक है, जहाँ पे टर्मिनल से क्या होंगे, जुड़े होंगे लिफ्टिंग बोल्ट। एक होता है क्या, लिफ्टिंग बोल्ट। लिफ्टिंग बोल्ट क्या होता है कि बाहरी पार्ट पर जो है एक लिफ्टिंग बोल्ट फिट किया जाता है, उसी के माध्यम से कनेक्ट करके उस पूरे मशीन को हम क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर हम क्या करते हैं, उसे ले जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद होता है फुट मतलब उसका पैर से रिलेटेड है। उसको स्थापित करने के लिए, स्टेटर फ्रेम या स्टेटर को स्थापित करने के लिए जो है एक फुट होता है, और उसी फुट में दो होल बने होते हैं। दो होल क्या, कई सारे उसमें होल बने होते हैं, और नट बोल्ट के माध्यम से जो है उसे टाइटली एक ठीहे पर टाइटली क्या कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये लिफ्टिंग बोल्ट हो गया, फुट हो गया। फिक्सिंग होल हो गया, उसी को जिस होल में नट बोल्ट लगता है, मतलब बोल्ट तो पहले से ही सेटअप किया जाता है। जो ठीहा बनता है ना, उसमें पहले से ही बोल्ट लगा रहता है, और उसी बोल्ट के अनुसार उस स्टेटर को हम ले जा करके उसमें स्थापित करते हैं। ऊपर से बोल्ट लगा करके हम क्या कर देते हैं, कस देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, स्टेटर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बना है हमारा ये वाला, तो इसी में क्या होगा, होल होगा। मैं यही बात कर रहा हूँ। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये बोल्ट हो गया। ठीक है, ये बोल्ट हो गया। अब ये हमारा बोल्ट है। अब ये नीचे क्या है, स्थापित होगा। ये नीचे हमारा क्या होगा, स्थापित होगा। तो ये एक ठीहे पर स्थापित किया जाएगा ना, इसे किस पर स्थापित किया जाएगा, एक ठीहे पर स्थापित किया जाएगा। तो ये हमारा ठीहा है।
ठीक है। ये वाला हमारा क्या है, ठीया है, हम तो ठीया ही हिंदी में बोलते हैं। तो ये हमारा बोल्ट, इसी में टाइटली क्या रहेगा, फिट रहेगा। और उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, नट हो गया, इसी में टाइटली क्या कर देते हैं, कस देते हैं। और यही इसका पाद है, यही इसका क्या है, फूट है, इसी को पाद के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। हमारा आपका नट बोल्ट हो गया, ठीक। और ये सबसे हमारा पूरा स्टेटर हो गया। हालांकि स्टेटर फ्रेम के अंदर सारी चीज़ें जो है, आर्मेचर कोर, आर्मेचर स्लॉट्स, आर्मेचर टीथ, आर्मेचर वाइंडिंग, वो सारी चीज़ें स्टेटर कोर के अंदर ही होती हैं, ठीक है। और देखिए संरचना के बारे में आपके बुक में भी दिया है, तो आप एक एक पार्ट को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। कुछ किताबों में नहीं देता है, लेकिन जो अच्छी बुकें आप लेंगे, जैसे भारती प्रकाशन की अगर बुक लेंगे तो उसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी रहती हैं, ठीक है। एक एक पार्ट के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। संरचना पूछेगा तो संरचना का मतलब है कि उसके पार्ट के बारे में आपको लिखना है, कितने पार्ट हैं उसमें। और एक दो पार्ट का आप जो है थोड़ा सा ब्रीफ में क्या करिए, उसको डिस्क्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो फिक्सिंग होल हो गया, और आर्मेचर कोर हो गया, स्टेटर कोर हो गया, या स्टेटर कोर को ही आर्मेचर कोर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। स्टेटर कोर को आर्मेचर कोर भी कहते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, आर्मेचर कोर। इसी को आर्मेचर कोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। लेकिन ये ध्यान से देखिए, ये जो आर्मेचर हमारा कोर होता है ना, ये उसके अंदर की बात है। जैसे ये जो स्लॉट्स हमने पढ़ाया है, ये जो हमने कोर पढ़ाया है, कोर के इंटरनल भाग पे, जैसे हमारा क्या है, कोर है, ये हमारा क्या है, पूरा कोर है। और ये वाला हमारा बाहर, ये वाला हमारा क्या है, ये फ्रेम है, ये हमारा क्या है, फ्रेम है। और ये अंदर वाला हमारा क्या है, कोर है। तो कोर के अंदर आपका क्या बना होगा, स्लॉट्स बना होगा। कोर के अंदर आपका क्या बना होगा, स्लॉट्स। तो ये तो हमारा क्या है, स्लॉट्स है, और ये हमारा क्या है, टीथ है, टीथ है। समझ में आया। ये हमारा स्लॉट्स हो गया, हमारा क्या हो गया, टीथ हो गया। ये हमारा फ्रेम हो गया, ये हमारा कोर हो गया। इसी के ऊपर जो है हमारा एक लगा होता है आपका बोल्ट, क्या लगा होता है, लिफ्ट करने के लिए। और ये हमारा क्या हो गया, आपका यहाँ से ठीहे पर स्थापित करने के लिए, जो हमने आपको क्या किया था, बताया था। तो ये तो हमारा सबसे बाहरी पार्ट स्टेटर फ्रेम हो गया, ठीक है। स्टेटर कोर ये हमारा क्या हो गया, ये वाला पार्ट हमारा स्टेटर कोर हो गया, ठीक है। इसी को आर्मेचर कोर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। स्टेटर टीथ, ये हमारा स्टेटर टीथ हो गया, ठीक है। स्टेटर स्लॉट से हमारा स्टेटर क्या हो गया, स्लॉट्स हो गया। स्टेटर स्लॉट्स या फिर आर्मेचर स्लॉट्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर स्लॉट्स के नाम से भी जानते हैं। इसी को आर्मेचर टीथ, आर्मेचर टीथ, ठीक है। और इसी को आर्मेचर स्लॉट्स के नाम से भी क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, आर्मेचर स्लॉट्स के नाम से भी क्या करेंगे, जानेंगे। बाकी तो टर्मिनल बॉक्स इसके ऊपर ही होता है, इसके ऊपर भी आपका टर्मिनल बॉक्स होता है, जहाँ पे तार जो है अंदर से वाइंडिंग करने के बाद जो तार होता है। देखिए बाइंडिंग जो कहाँ पर रखा जाता है, इसी में बाइंडिंग को क्या किया जाता है, रखा जाता है। ऐसे हर जगह स्लॉट्स बने होंगे ना, तो बाइंडिंग को जो है इसी स्लॉट्स में क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो ये हमारी क्या होगी, वाइंडिंग होगी, वाइंडिंग। आर्मेचर बाइंडिंग अगला पार्ट होगा इसमें, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। पार्ट के बारे में बस आपको अपने दिमाग में रखना है बस। बाकी इसका फिगर अगर आपको समझना है तो आप अपने बुक में इसका फिगर देख सकते हैं। मैं सिंपल वे में आपको बस वैसे समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये फिगर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 3 फेज इंडक्शन मोटर जब आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है, एकदम हूबहू इसका भी स्टेटर की संरचना एकदम वैसे ही होता है, कोई अंतर नहीं होता है। बस इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा उससे ज़्यादा बड़ा होता है, उसका साइज़ थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है। बाकी किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं। अगर स्टेटर में आप इतना पार्ट अगर लिख दे रहे हैं तो इतना आपके लिए क्या होता है, काफ़ी होता है, ठीक है। अब रोटर की अगर मैं बात करूं तो रोटर तो हमारा मान लीजिए एक होता है सालिएंट पोल टाइप रोटर, सालिएंट
पोल टाइप रोटर, एक होता है नॉन सालिएंट पोल टाइप रोटर। समझ में आया? इसे और सिलेंड्रिकल रोटर भी कहते हैं, सिलेंड्रिकल रोटर। ठीक है, इसे सिलेंड्रिकल रोटर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसके बारे में आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, ठीक है, इसे सिलेंड्रिकल रोटर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए स्टेटर के बारे में हमको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि स्टेटर हम जो है पहले ही पढ़ चुके हैं। स्टेटर हम पहले ही पढ़ चुके हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में। यहाँ पर दोबारा हमको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एकदम हूबहू वैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे मैं बता दूंगा। हमको पढ़ने की ज़रूरत है सालिएंट पोल टाइप रोटर और नॉन सालिएंट पोल टाइप रोटर के बारे में अच्छे तरीके से क्या करना है, पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कौन से रोटर का सिंक्रोनस मशीन कहाँ पे यूज होता है, इसका कहाँ पे यूज होता है, इसका कहाँ पे यूज होता है, इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा स्टेटर के बारे में और थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए स्टेटर फ्रेम की अगर मैं बात करूं, स्टेटर फ्रेम ये किसका बना होता है, कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन का क्या होता है, बना होता है। यह आर्मेचर को धारण करता है, यह आर्मेचर को धारण करता है। मतलब आर्मेचर जो है ना हमारा इसी फ्रेम के अंदर ही क्या होता है, स्थापित होता है। ठीक है, यह आर्मेचर को या आर्मेचर कोर को, ठीक है, या आर्मेचर को सपोर्ट या आर्मेचर को सपोर्ट तथा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। क्या करता है, देखिए सिंपल सी बात है कि अगर फ्रेम बाहरी पार्ट है तो अपने अंदर स्थापित होने वाले आर्मेचर को जो है वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रदान करेगा और सपोर्ट भी क्या करेगा, प्रदान करेगा। ठीक है, उसी के अंदर क्या किया जाएगा, वो स्थापित किया जाएगा। ठीक है, स्टेटर फ्रेम में कूलिंग डक्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, तो कूलिंग डक्ट क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है आर्मेचर स्टैटिक पार्ट पे है, तो जब आर्मेचर में करंट फ्लो करेगी उसका रेजिस्टेंस वगैरह होगा, तो उसकी वजह से उसमें कॉपर लॉस होगा, कॉपर लॉस और आर्मेचर कोर में जो है ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस होगा। ठीक है, तो इस लॉसेस के कारण जो है हमारा आर्मेचर बाइंडिंग कोर वगैरह बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी हीट को बाहर निकालने के लिए हम कूलिंग डक्ट को प्रोवाइड करते हैं, किसमें,
कूलिंग डक्ट को डिजाइन करते हैं किसमें, फ्रेम में, ठीक है। तो कूलिंग डक्ट को जब फ्रेम में डिजाइन करेंगे तो अंदर मशीन के अंदर की जो हमारी हीट है वो बाहर क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। अब कूलिंग डक्ट में बहुत सारी गैसेज हैं, जैसे हाइड्रोजन गैसेज हैं, डिस्टिल्ड वाटर है, ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं जो है उसके माध्यम से कूलिंग प्रोवाइड की जाती है। उसके बारे में आगे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जब कूलिंग वगैरह पढ़ा जाता है तब जाके उसको क्या किया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है स्टेटर कोर। स्टेटर कोर, इसी को क्या बोलते हैं, आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर, ठीक है। तो स्टेटर कोर या फिर आर्मेचर कोर की अगर मैं बात करूं तो यह किसका बना होता है। देखिए स्टेटर कोर को या आर्मेचर कोर को स्टेटर फ्रेम के अंदर ही टाइटली क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। समझ में आया। स्टेटर फ्रेम के अंदर ही टाइटली क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। अब जैसे ये हमारा क्या हो गया, स्टेटर फ्रेम हो गया, तो इसी के अंदर हम क्या स्थापित करेंगे, स्टेटर स्लॉट्स स्थापित करेंगे। ये स्टेटर स्लॉट्स को हमने क्या कर दिया, स्थापित कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसे। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या है, स्टेटर आपका कोर है। स्टेटर कोर या आर्मेचर कोर है। अब इसी के अंदर हमारा क्या बना है, स्लॉट्स वगैरह सब बना है। इसी के अंदर हमारा स्लॉट्स बना, ये हमारा स्लॉट्स है, हमारा टीथ है, और ये हमारा क्या है, आर्मेचर कोर है। आर्मेचर कोर है और ये हमारा क्या है, फ्रेम है। तो आर्मेचर कोर को जो है इसी के अंदर टाइटली क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। ये भी देखिए टीथ है, इसको भी टीथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीथ बोलते हैं। लेकिन ये आर्मेचर कोर का बाहरी टीथ है, आउटर टीथ है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये हमारा क्या हो, देखिए ये अगर टीथ है तो ये वाला क्या हो जाएगा, स्लॉट्स हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका स्लॉट्स हो जाएगा। और अंदर ये वाला टीथ है और ये वाला क्या हो जाएगा, स्लॉट्स हो जाएगा। हालांकि उतना ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो अपने बुक में पढ़ सकते हैं, बुक में भी उतना ज़्यादा चीज़ें दी नहीं रहती हैं, ठीक है। मैं बस केवल आपके दिमाग में पिक्चर को बस स्थापित करना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने बुक में अच्छे तरीके से देख सकते हैं इसका फिगर। लेकिन एकदम जैसे मैं बता रहा हूँ एकदम ऐसे ही है, ठीक है। स्टेटर कोर या आर्मेचर कोर, यह सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का बना होता है, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का मतलब है कि सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियां होती हैं जिन्हें लेमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। वो इंसुलेटेड होता है, ठीक है। पतले इंसुलेटेड लेयर से क्या होता है, वो बना होता है। सभी पत्तियों, ये सारी पत्तियां कैसी होती हैं, वृत्ताकार होती हैं। ये सारी पत्तियां कैसी होती हैं, वृत्ताकार होती हैं, ठीक है। देखिए अब ये सर्कुलर ही है ना, एकदम वृत्ताकार ही है। तो ये जो हमारा आर्मेचर मतलब कोर है, ये जो हमारा आर्मेचर कोर है जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। पत्तियाँ जो है, जो हमारा सिलिकॉन स्टील का लेमिनेशन बनाया जाता है वो सर्कुलर बनाया जाता है। लेमिनेशन का मतलब पतली पतली पत्तियाँ, किसकी पत्तियाँ बनी होती हैं, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन की बनी होती हैं, ठीक है। अब सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन इसलिए यूज किया जाता है ताकि ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस को कम किया जा सके। सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन यूज करने से ईडी करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है।
सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन अगर हम लोग यूज करेंगे तो उसमें ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यहाँ पर तो पिक्चर आपका दिमाग में अपने बैठ ही गया होगा। ये तो अंदर का स्लॉट्स है और ये वाला बाहर का स्लॉट्स है। बाहर का स्लॉट्स जो होता है वो इसलिए बनाया जाता है, टीथ और स्लॉट्स इसलिए बनाया जाता है ताकि टाइटली जो है स्टेटर फ्रेम में स्टेटर कोर को फिट किया जा सके, आर्मेचर कोर को क्या किया जा सके, फिट किया जा सके। ठीक है, अब देखिए आर्मेचर, अब इसमें क्या होगा, देखिए ये हमारा क्या हो गया, आर्मेचर स्लॉट्स हो गया या फिर स्टेटर स्लॉट्स, आर्मेचर टीथ हो गया। अब इसमें जो बाइंडिंग की जाती है, एक पॉइंट यहाँ पे और लिखना पड़ेगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए आर्मेचर कोर में बने स्लॉट्स में, आर्मेचर कोर में बने स्लॉट्स में फॉर्मर बाइंडिंग यूज की जाती है। फॉर्मर वाइंडिंग यूज किया जाता है। समझ में आया, ये आपका इम्पोर्टेंट है। फार्मर देखिए, एक फार्मर पे जो है पहले बाइंडिंग को बना लिया जाता है। वाइंडिंग को बनाने के बाद फिर जो है आर्मेचर के स्लॉट्स में क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। उसका बहुत सारा प्रोसेस होता है। पहले स्लॉट्स के अंदर जो है क्या कहते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है। इंसुलेशन प्रोवाइड करने के बाद ही जो है उसमें क्या किया जाता है, कंडक्टर को डाला जाता है। और कंडक्टर जो फार्मर वाइंडिंग है, पहले एक फार्मर पर उसे बना लेते हैं, उसके ऊपर भी इंसुलेशन प्रोवाइड कर देते हैं, तब जाके उसको स्टेटर के स्लॉट्स में क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। क्योंकि देखिए जो हमारा जनरेटर होता है ना, वो बहुत बड़े बड़े साइज का होता है। आपका घर भी जो है क्या पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा, इतना बड़ा साइज होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज होता है। तो उसके लिए केवल आदमी ही नहीं पर्याप्त है, मशीनों से भी क्या की जाती है, बाइंडिंग की जाती है बड़े बड़े अल्टरनेटर में। बस ये है कि सिंपल वे में आप समझ लीजिए। तो आर्मेचर कोर में बने स्लॉट्स में फार्मर वाउंड वाइंडिंग यूज किया जाता है। ठीक है, अभी देखिए सिंक्रोनस मशीन मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं सिंक्रोनस मशीन पढ़ा रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या है, एबव 200 मेगावाट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग एबव 200 मेगावाट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग में हैलो कंडक्टर यूज किया जाता है। तो हेलो कंडक्टर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। हेलो कंडक्टर इसलिए यूज किया जाता है ना, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े साइज के अल्टरनेटर होते हैं उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उनका लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उस हीट को बाहर ट्रांसफ़र करना भी ज़रूरी होगा, नहीं तो आर्मेचर के अंदर का जो इंसुलेशन है, जो कंडक्टर के ऊपर का इंसुलेशन है, वो सब क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आपको स्लॉट्स से रिलेटेड जितने भी इंसुलेशन उसमें लगे हैं सब जल के राख हो जाएंगे। ठीक है, आपका वही मेटल का पार्ट बचेगा, बाकी सारे इंसुलेशन जल जाएंगे, तो आपका आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। तो इस वजह से जो है, देखिए एक तो हमने बताया कि फ्रेम में भी कूलिंग डक्ट प्रोवाइड किया जाता है, कूलिंग के लिए वहाँ पे भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जब बहुत 200 मेगावाट से भी अधिक जब क्या कहते हैं साइज आता है अल्टरनेटर का, तो उसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग यूज किया जाता है, वो आर्मेचर वाइंडिंग आपका कैसा होता है, हेलो होता है। हेलो कंडक्टर उसमें क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इस हेलो कंडक्टर में जो है आपका गैस होगा, हाइड्रोजन होगा
और तमाम सारी गैसेस होंगी ETC, ठीक है। वाटर भी होता है, और वाटर भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाए, वाटर के माध्यम से भी क्या की जाती है, कूलिंग की जाती है, लेकिन स्पेशल व्यवस्था होता है। अब आपको लग रहा होगा कि वाटर यूज करेंगे तो क्या होगा, उसमें तो करंट फ्लो करती है, लेकिन देखिए ऐसा वाटर यूज किया जाता है जिसमें करंट बिल्कुल ना फ्लो करे। समझ में आया? एकदम प्योर शुद्ध वाटर, एकदम शुद्ध वाटर अगर यूज करेंगे तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी करंट जो है नहीं फ्लो होगा। अगर नॉर्मल वाटर यूज करेंगे तो उसमें करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी, ठीक है। तो वाटर के माध्यम से भी कूलिंग प्रोवाइड की जाती है, लेकिन वाटर जो है अब कम ही यूज किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। कोई भी बहुत बड़ा प्लांट है, अब जैसे मैं जहाँ पे NTPC में जॉब करता हूँ तो यहाँ पर जो है 660 मेगावाट का अल्टरनेटर है। 660 वाट मेगावाट, 660 मेगावाट का अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मशीन अल्टरनेटर है, एक यूनिट। ऐसे ही 5 यूनिट हैं, तो अगर पाँचों का कैलकुलेशन करेंगे तो 3300 मेगावाट यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है हैलो कंडक्टर यूज़ किया गया है, और आपका जो है हाइड्रोजन कूलिंग इसमें क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाता है, जहाँ पर हाइड्रोजन क्या किया जाता है, बनाया जाता है। हाइड्रोजन गैस बना करके उसे सिलेंडर में फिल किया जाता है, फिल करके ला करके यहाँ पे क्या कहते हैं, अल्टरनेटर के पास नीचे साइड में जो है एक आपका रूम बना है, वहाँ पर सारे सिलेंडर को रखा जाता है, और उस सिलेंडर के माध्यम से पूरा कनेक्शन किया गया है, और उस सिलेंडर की जो हाइड्रोजन गैस है वो कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रही है। समझ में आया? कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रही है, तो वहाँ पर जितना भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस जो है हीट को एब्जॉर्ब करके उसे बाहर क्या कर दे रहा है, निकाल दे रहा है। समझ में आया? तो इस तरीके से कूलिंग हमारी क्या हो रही है, प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक। अगले लेक्चर में आपको रोटर के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हालांकि स्टेटर के बारे में हमको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। स्टेटर की संरचना एकदम हूबहू 3 फेज इंडक्शन मोटर की क्या है, एकदम समान है। वहाँ पे भी आपको पढ़ाया गया है, और यहाँ पे भी आपको क्या किया गया है, पढ़ाया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ज़्यादातर ओपन स्लॉट्स यूज किया जाता है। देखिए इस आर्मेचर स्लॉट्स के रूप में, आर्मेचर स्लॉट्स के रूप में, आर्मेचर स्लॉट्स के रूप में ओपन स्लॉट्स यूज किया जाता है। ओपन स्लॉट्स यूज किया जाता है। ज़्यादातर ओपन स्लॉट्स क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत लार्ज साइज का क्या होता है, अल्टरनेटर होता है, जिसमें स्टेटर कोर के अंदर जो हमारे स्लॉट्स बने होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े उसमें स्लॉट्स भी बने होते हैं। तो ओपन स्लॉट्स में बाइंडिंग को डालना, निकालना, फिर मेंटेनेंस के दौरान भी जो है क्या कहते हैं, बहुत सिंपल होता है। सब कुछ करना उसमें क्या होता है, सिंपल होता है। कुछ डिसएडवांटेज हैं ओपन स्लॉट्स के, लेकिन ओपन स्लॉट्स को कभी भी रोटेटिंग पार्ट पर नहीं रखा जाता है, ठीक है। अगर स्टैटिक पार्ट है तो ओपन स्लॉट से आराम से काम चल जाएगा। उसमें बाइंडिंग को डालना निकालना बहुत आसान होता है, बाइंडिंग करना भी क्या होता है, आसान होता है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।